नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 29 अप्रैल 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। वीडियो की शुरुआत मैं इस सवाल क्यों दिखा रहा हूँ आपको, इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको ये पता चले कि हाई फाई चीज़ों को पढ़ने से आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है। बेसिक चीज़ों पर जब आप अधिक ध्यान देते हैं तो आपको पता चलता है कि इसी में से सवाल आए हैं। पता है ये कौन सा चैप्टर है, कहाँ से लिया है मैंने ये, और ये सवाल कल आपसे पूछा गया है। ये सवाल इनडायरेक्टली इसमें महानगरों के नाम उन्होंने लिख दिया है और शॉर्ट आंसर में उन्होंने पूछा है। ये सवाल भी आप उसी से रिलेट कर सकते हैं। मुंबई के बारे में, कपास उद्योग के बारे में पूछा गया है, जबकि एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि भाई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बताओ, क्या समझ पा रहे हैं। वो व्यक्ति जो खुद को अपग्रेड नहीं करता है, चीज़ों को समझता नहीं है, वो धीरे धीरे करके इरेलेवेंट हो जाते हैं। जब भी कोई एग्जामिनेशन होता है तो उससे क्या सीख रहे हैं आप। GS2 के पेपर में ये 8 का NCERT है जो मैंने लिखवाया था, आपको दिखाता हूँ मैं। 8 का NCERT से मैंने सवाल दिया था, देखिए लिखा हुआ 8 NCERT बहुत पहले दिया था। कल मैंने ये सारा PDF ग्रुप में, जहाँ पर सारे बच्चे जुड़े होते हैं, मेंस आंसर राइटिंग के पेड बच्चे जो हैं, उनको मैंने सारा कुछ शेयर किया है, कहाँ कहाँ से क्या पूछा गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें कोई मैंने बहुत बड़ा चमत्कार किया है या कोई ऐसा अलग काम किया, कुछ नहीं। जस्ट फॉलो द सिलेबस। सिलेबस को आप केवल अच्छे से सिंसियर तरीके से फॉलो कीजिए। NCERT का अध्ययन अच्छे से कीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लिखिए, आंसर राइटिंग कीजिए। मैक्सिमम सवाल आप जो खुद से करके जाएंगे, मेरे से मत जुड़िए। एक स्टूडेंट हैं जो खुद से ही सारा कुछ करते हैं, उनका भी सारा मैच हो जाता है। आप खुद से ही करके जाएंगे, वहीं से सारा सवाल पूछा जाएगा। कोई एक सवाल नहीं है, ये तो मैंने आपको उद्योग धंधा, इतने सारे टॉपिक जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे पूछे गए हैं जो मैंने करवाया है। ये रिवीजन वीडियो में कुछ दिन पहले करवाया था। मखाना की परिस्थिति लिखा हुआ, देखिए किस प्रकार से कौन से पानी चाहिए होता है, क्या उसको वातावरण चाहिए होता है उत्पाद के लिए, वही मैंने करवाया था रिवीजन वीडियो, वही पूछा गया है। अनेकों ऐसे सवाल दिखेंगे आपको। सोलर एनर्जी पर लॉन्ग फॉर्मेट आया है, मैंने भी लिखवाया था। 73 संविधान संशोधन हो गया। शिक्षा नीति और भाषा विवाद, तो भाषा विवाद मैंने करवाया था, शिक्षा नीति नहीं आया है, भाषा विवाद आया है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उसका सामाजिक आर्थिक उपयोग करवाया गया था, आप देख सकते हैं, कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं है। गठबंधन की सरकार करवाया था, वहीं से सवाल पूछा है। 370 करवाया था, वहीं से सवाल पूछा गया है। मेन चीज़ क्या है, मेन इशू ये है ना गुरु, कि अगर आप सीरियसली सिंसियर तरीके से चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपके अपने पढ़े हुए से चीज़ें आती हैं एग्ज़ाम में। लेकिन डर ये होता है ना, और मैक्सिमम बच्चों के साथ यही होता है ना, कि वो PT की तैयारी साल भर करते हैं और फिर मेंस की तैयारी PT होने के पश्चात करते हैं। ये तरीका सही नहीं है। आप सिंसियर तरीके से खुद से कीजिए, मत जुड़िए मुझसे, किसी से भी मत जुड़िए, कोई कोचिंग ज्वाइन मत कीजिए। सेल्फ स्टडी कीजिए सिंसियर तरीके से, सिलेबस के हर एक टॉपिक को पढ़िए, PYQ का एनालिसिस कीजिए और करंट अफेयर को डिटेल में पढ़िए। एक भी सवाल आपके नोट से बाहर आ गया तो मेरे नाम बदल देना, खुद से करके देख लो आप, है ना। इसलिए ज़रूरी होता है कि सही तरीके से आप पढ़ें और शॉर्ट टर्म का नहीं, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके पढ़ें कि पहले मुझे प्रीलियम को सब्जेक्ट वाइज, मेंस को सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट टारगेट करना है। देन मुझे प्रीलियम के लिए अपने आप ही मेरे पास कंटेंट होगा, सिलेबस तैयार होगा, फैक्ट्स होगा, क्योंकि मेंस जब आप तैयार करते प्रीलियम का बहुत बड़ा हिस्सा आपका तैयार हो जाता है। ये सही तरीका होता है, ठीक है। 5 मई से आंसर राइटिंग के लिए अपना ग्रुप शुरू होगा। एक NCERT आंसर राइटिंग होगा। NCERT का मैंने मैथ दिखाया ही आपको, 8 के NCERT से पूछा गया है। और पॉलिटी में राजनीतिक अपराधीकरण जो है वो भी NCERT से ही पूछा गया है। NCERT में चैप्टर भी है, नए वाले NCERT में आपको दिख जाएगा। स्वतंत्र भारत की राजनीति पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको दिखता है ये, ठीक है। तो अगर आपको जुड़ना हो तो जुड़िएगा। ऐसे का भी शुरू होगा और GS का भी शुरू हो रहा है, GS1 GS2 का। बाकी YouTube से भी जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ना हो तो भी कोई बात नहीं, अपने पास हमेशा ही इनफ ही स्टूडेंट होते हैं, कोई ऐसा ज़बरदस्ती तो है नहीं। आप सेल्फ स्टडी कीजिए, उसमें भी सहायक मिलेगा आपको। देखिए क्या है आज का हेडलाइन। तो हेडलाइन ये है कि जम्मू कश्मीर के असेंबली में कल शोक सभा रखा गया था। कल वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला नाम है, फारूक अब्दुल्ला इनके पिताजी थे, उन्होंने 2 मिनट का मौन धारण करके संबोधित किया है। ठीक है, ये तो अच्छी चीज़ है। एक चीज़ और है कि देश में आने वाले समय में युद्ध की तरफ में हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। युद्ध देखा जा सकता है।
प्रबल संभावना बन रही है कि इस बार छोटा मोटा स्ट्राइक नहीं होगा, बड़े स्तर का युद्ध होगा। कई सारे लोग एंजॉय करते हैं इस चीज़ को, आपने देखा होगा कि कब होगा युद्ध, क्योंकि उनके लिए स्टेटस स्टोरी और यूट्यूब वीडियो और शॉर्ट और इन्हीं में उनका जीवन है। युद्ध भयावह ही होता है, ठीक है, कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। जब तक हम क्षमा करते रहेंगे, छोटे मोटे स्ट्राइक करते रहेंगे, तो हमें कमज़ोर समझा जाने लग गया है। इसलिए परम आवश्यक हो जाता है कभी कभार आप युद्ध की तरफ में बढ़ें, कुछ बड़ा एक्शन लें। लेकिन युद्ध एंजॉय की चीज़ नहीं होती है कि आप उत्साहित होकर स्टोरी लगा रहे हैं और गिद्ध के भांति व्यवहार कर रहे हैं। युद्ध में मौत होती है, दोनों तरफ के सैनिकों की भी मृत्यु होती है। तो युद्ध एक सेलिब्रेट की जगह पर आपदा होती है, लेकिन कभी कभार आवश्यक भी हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है हेडलाइन में, तो हेडलाइन एक मैंने बताया आपको, इसलिए कृपया सेलिब्रेट ना करें इन चीज़ों को। शोक में है देश, कोई एंजॉय की चीज़ नहीं है ये। इंडिया फ्रांस साइन एग्रीमेंट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 26 रफाल एम मतलब कि मैरीन के लिए। मैरीन मतलब देखिए, कोई भी जो फाइटर जेट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एयरफोर्स के लिए, वही सेम फाइटर जेट, और एक होता है जो मरीन के लिए बनाए जाते हैं। मरीन मतलब नेवी के लिए बनाया जाता है, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स कौन है? तो अमेरिका की एयरफोर्स है। दुनिया की छोटी, उससे दूसरे नंबर की एयरफोर्स कौन है? सबसे ज़्यादा विमान किसके पास है? तो अमेरिका की नेवी के पास में है। तो नेवी के लिए जो वही विमान बनते हैं वो अलग प्रकार से बनाए जाते हैं, उनकी क्षमता अधिक होती है। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा रनवे होता है किसी भी विमान वाहक जो जहाज होता है उसका, उस छोटे से रनवे पर उसको रोकना होता है। तो राफेल जो हमारे पास वर्तमान में है वो एयरफोर्स वाला है गुरु, एयरफोर्स के पास है अपने, लेकिन नेवी के पास में नहीं है। सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि जब INS विक्रांत को लॉन्च किया गया, एक हमारे पास जहाज है, कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर जिसको कहा जाता है, जब उसको लॉन्च किया गया तो उससे पहले ही रफाल का ऑर्डर क्यों नहीं दिया गया था? उसको सुसज्जित पहले ही क्यों नहीं किया गया था? ये तो 2030 तक आपको डिलीवर होंगे, वर्तमान में तो 2025 चल रहा है, तो 5 वर्ष बाद उसको डिलीवर होंगे। ये क्या किया है आपने? पहले ही आपको ऑर्डर करना चाहिए था इसको। तो कल भारत सरकार ने ये साइन हो गया। 63,000 करोड़ रुपए में हम लोग 63,000 करोड़ रुपए में हम लोग 26 के करीब में रफाल फाइटर जेट मरीन के लिए, मरीन के लिए हम लोग खरीद रहे हैं। सुखोई 30 भी है अपने पास जो रशियन क्रम की है, तेजस है जो भारत नहीं बनाया हुआ है, और हमारे पास सैन्य इक्विपमेंट और सैन्य बजट में अच्छा खासा बढ़त हासिल है अपने शत्रु देशों के तुलना में। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो LAC को पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी चर्चा में है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो LAC पर भारत सरकार और चीन के जो सेना है उसके बीच में डिसएंगेजमेंट होना शुरू हो गया। तो इस टॉपिक को भी देखेंगे हम लोग। देखते हैं एक करके। एक चीज़ और है कि समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी, कल इनका पारी अगर किसी ने देखा होगा तो युवराज सिंह का पारी याद है आपको, इंग्लैंड के खिलाफ 6 बॉल में 6 छक्कों वाला, वैसा ही कुछ प्रतीत हो रहा था। क्या खेल रहे थे, मतलब फेयरलेस, अद्भुत था भाई। वैसा कभी कभार ही देखने को मिलता है। शायद जो T20 में युवराज सिंह को देखा उसके बाद मुझे लग रहा है कि मैंने यही देखा है। इस बीच में तो कोई ऐसा पारी दिखा नहीं मुझे। अद्भुत था, अद्भुत है, मतलब कि आप यकीन नहीं कर सकते इस स्तर का भी कोई 14 वर्ष की उम्र में खेल सकता है। 14 वर्ष की उम्र में लोग सपने देखते हैं, ये पूरे कर रहे हैं। देखिए आज का पहला न्यूज़ क्या है। पहला हम लोग आर्टिकल डिस्कस करेंगे, इमिशन इंटेंसिटी टारगेट्स। क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अब तो समझिए कि न्यूज़पेपर डिस्कशन कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक कोई मैगजीन पढ़ के आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते मेंस का। डे बाय डे आपको पढ़ना पड़ता है। टॉपिक आपका तैयार होता है न्यूज़पेपर डिस्कशन से। न्यूज़पेपर डिस्कशन में केवल करंट नहीं मैं करवाता हूँ, GS के भी अधिकांश हिस्से मैंने करवा दिए हैं। इसलिए कृपया कर इसको डेली देखिए। जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ सब इंपॉर्टेंट ही होता है, इंपॉर्टेंट ही छांट करके मैं यहाँ पर लाता हूँ। हो सकता है उसमें 4 चीज़ें ना पूछे, एक ही चीज़ पूछे, लेकिन पूछा तो गया ना, है ना। देखिए पहला टॉपिक क्या है, तो GEI टारगेट्स, इसी को लेकर एक डिटेल में आर्टिकल आया हुआ है एक्सप्लेन करके, और इसमें हम लोग समझेंगे 2 इसमें योजनाओं को मैं आपको बताऊंगा। कौन सी योजना है तो मैं दिखाऊंगा नीचे। 2 योजनाएं भारत सरकार की जो इन गैसों से रिलेटेड है, इनको गठित करने से रिलेटेड है। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की तीव्रता, GEI कहा जाता है इसको, ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंटेंसिटी, ठीक है। लक्ष्य नियम 2025 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 16 अप्रैल 2025 को अधिसूचित किया गया कि ग्रीन हाउस इमिशन इंटेंसिटी इस बार
कितना रहेगा, कितना नहीं रहेगा, क्या हमारे लक्ष्य हैं, किस प्रकार से हम कटौती कर रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों की इसमें चर्चा की गई। उद्देश्य क्या है इसका? तो इसका उद्देश्य भारत के जलवायु लक्ष्यों और कार्बन क्रेडिट बाजार को बढ़ावा देने का है। एक भी चीज़ आप चिंता मत कीजिएगा, मुझे पता है टर्मिनोलॉजी है, कार्बन क्रेडिट बाजार क्या होता है मास्टर साहब, मैं आपको बताऊंगा, मैं सब आपको क्लियर कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, बस अंत तक देखा कीजिए। इसका उद्देश्य बता दिया। आपत्ति के लिए ड्राफ्ट नियम 2015 खुले हैं। आपत्तियों की समय सीमा 60 दिन रखी गई है। 60 दिनों तक कोई भी आदमी इस पर आप अपना सुझाव दे सकते हैं, आपत्ति दर्ज करा सकते हैं पर्यावरण मंत्रालय के वेबसाइट पर पे जाकर। इमिशन इंटेंसिटी होता क्या है, उत्सर्जन तीव्रता होता क्या है भाई? तो यह प्रति उत्पाद या सेवा के उत्सर्जन की मात्रा की दर्शाता है कि भाई किसी भी उत्पाद के उत्पादन के दौरान कितना उत्सर्जन हुआ, उसी को कहा जाता है इंटेंसिटी। ओके, उदाहरण, प्रति टन उत्पादित इस्पात में CO2 का उत्सर्जन, 1 टन हमने स्टील बनाया तो उसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ, ये क्या हो गया? उसका ग्रीन हाउस इमिशन इंटेंसिटी हो गया। टर्मिनोलॉजी पूछ लेगा प्रीलिम एग्जाम में, या शॉर्ट फॉरवर्ड में 6 नंबर का सवाल कल मैंने देखा है भाई, अगली बार हो सकता है 2 नंबर का सवाल डाले, BPSC कौन देख रहा है ना? तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है टर्मिनोलॉजी आपसे पूछ लो, तो उसका क्या तात्पर्य होता है कि किसी भी उत्पाद को जब हमने पूरा किया उस दौरान कितना ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हुआ, उसी कहा जाता है ग्रीन हाउस इमिशन इंटेंसिटी, उत्सर्जन का इंटेंसिटी। GEI लक्ष्य नियम उन उद्यमों पर लागू होते हैं जो ऊर्जा गहन है और पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। क्या ये सभी उद्योगों पर लागू होते हैं? आपसे स्टेटमेंट बना करके पूछेगा कि GEI लक्ष्य नियम, मान लीजिए कठिन सवाल पूछा कि सभी उद्योगों पर लागू होते हैं, आप बोलोगे नहीं, ये उन्हीं पर लागू होते हैं जो अधिक ऊर्जा की खपत करते हैं और पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुँचाते हैं, जैसे स्टील उद्योग, जैसे और कौन सा उद्योग कल ही मैंने आपको बताया है, जैसे ऊर्जा उत्पादन का उद्योग, कोयला जला करके बिजली बनाने का जो उद्योग है और रिफाइनरी का जो उद्योग है, ये सब पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो कुल उत्सर्जन का 80.53% है। देखिए, दरअसल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों में लेस पावरफुल माना जाता है, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि ये बहुत कमज़ोर होते हुए भी ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख ग्रीन हाउस गैस बन जाता है। जबकि मीथेन है, कम मीथेन अधिक ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पैदा करेगा। अधिक CO2 तुलनात्मक रूप से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पैदा करेगा, यानी कि कम मीथेन ज़्यादा नुकसानदेह करेगा, कम कार्बन डाइऑक्साइड कम नुकसान करेगा। अन्य गैसेस मीथेन 13.32%, नाइट्रस ऑक्साइड 5.13% और अन्य 1.02% में आते हैं। ग्रीन हाउस गैस पता ही होगा आपको, गैसों का वो आवरण जो पृथ्वी को चादर की तरफ में ढक लेता है और उससे पृथ्वी गर्म हो जाती है, इसी को ग्रीन हाउस दरअसल में ठंडे प्रदेश में, यूरोप में और भी जगह जहाँ पर भी दुनिया में ठंडे प्रदेश हैं गुरु, वहाँ पर ग्रीन हाउस बनाया जाता है। ग्रीन कलर के ग्लास उसमें लगा दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, इसमें सूर्य की प्रकाश ट्रैप हो जाती है, इससे हाउस गर्म रहता है ना? तो अब इस पृथ्वी है, पृथ्वी के तरफ चारों तरफ गैसों का ऐसा आवरण बन गया जो पृथ्वी को गर्म कर देता है, तो इसीलिए इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कह दिया जाता है। आज तक आपको नहीं पता होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, आज पता चल गया होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों कहा जाता है। ग्रीन हाउस अच्छी चीज़ है, बिना इसके पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं हो पाएगा। चंद्रमा पर जीने का इतना वातावरण कठोर क्यों है, मंगल पर कठोर क्यों है? मंगल पर तो फिर भी है, चंद्रमा पर क्यों है? क्योंकि वहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं बन पाता है। वहाँ पर पृथ्वी दिन में गर्म होती है, चंद्रमा दिन में गर्म होती है, रात को बिल्कुल ठंडी हो जाती है। अगर ग्रीन हाउस ना हो तो पृथ्वी दिन में गर्म होगी और रात को बर्फ़ पड़ जाएगा, इतनी ठंडी हो जाएगी। ये गैसों के आवरण ही हैं जो पृथ्वी को रहने लायक बनाते हैं। लेकिन अतिशय तो कुछ भी खराब होता है, अति तो भोजन भी खराब होता है, तो ग्रीन हाउस गैस के साथ भी कदाचित वैसा ही है। CCTS और PAT स्कीम, इसके बारे में अलग से पढ़ाऊंगा, इसको स्किप करते हैं हम लोग। भारत का जलवायु लक्ष्य क्या है? भारत ने 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता को 25, 26, 22, 27 का स्तर से 45% तक कम करने का लक्ष्य रखा हुआ है। 2070 तक नेट जीरो हमने प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। ग्लासगो समिट में प्रधानमंत्री जी ने ये लक्ष्य निर्धारित किया था। CCTS और PAT स्कीम क्या होते हैं, क्या पूछा जा सकता है? क्या पता भाई, क्या पता, मैंने पेपर थोड़ी सेट किया है, क्या पता पूछ ले। परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, क्या बोला गया है? PAT का फुल फॉर्म क्या होता है? परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। अच्छा परफॉर्म करो, लक्ष्य को प्राप्त करो और उसको फिर बेचो। ट्रेड का मतलब खरीद बिक्री ही होता है।
तो वही चीज़ है यहाँ पर। पीएटी स्कीम की शुरुआत 2012 में भारत सरकार ने ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए की थी। दक्षता का मतलब क्या होता है कि ऊर्जा दक्षता का मतलब होगा ऊर्जा की सही खपत को बढ़ाने के लिए किया गया था। दक्षता का मतलब होता है कि वही रिसोर्स में कोई रिसोर्स आपको दिया गया है उसको कितने अच्छे तरीके से आप उपयोग कर रहे हैं। जैसे 24 घंटे आपके पास में है, आप समय दक्षता कितना अच्छे से अपनाते हैं ये आप पर निर्भर करता है। उसी 24 घंटे को कोई उपयोग करके सही मार्गदर्शन में सही पढ़ाई करके टॉप कर जाता है, और सबके पास तो वही 24 घंटे हैं, कई सारे का नहीं हो पाता। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, समय के उपयोग का दक्षता बता रहा हूँ। उसी प्रकार से ऊर्जा दक्षता का मतलब होता है कि ऊर्जा का आप किस हद तक अच्छे से उपयोग कर रहे हैं, बर्बादी कितना कम कर रहे हैं। यह ऊर्जा गहन उद्योग के लिए एक नियामक ढांचा है। ऊर्जा गहन का मतलब होता है जहाँ पर ऊर्जा अधिक खर्च होती है, ऊर्जा गहन का मतलब वही होता है। भारी भरकम शब्द है और कुछ नहीं है। ये स्कीम वहीं पर यूज होता है। इसका मुख्य उद्देश्य ऊर्जा खपत में कमी लाना। उद्योगों को विशिष्ट ऊर्जा खपत स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन में कमी के लिए लक्ष्य दिए जाते हैं कि आप कोई उद्योग चला रहे हैं, आपको दिया जाएगा आप ऊर्जा खपत को कम कीजिए, जिससे हमारे पास एनर्जी बचेगा तो हम लोगों को बिजली और बाकी चीज़ें मुहैया करवा पाएंगे। कैसे काम करता है ऊर्जा गहन उद्योग? जैसे इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम को ऊर्जा बचत के लिए लक्ष्य दिए जाते हैं। जो उद्योग अपने लक्ष्य अधिक बचत करते हैं उन्हें ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र मिलता है। आपको एक लक्ष्य दिया मैं देता हूँ ग्रुप में कि ये टारगेट है, इसके हिसाब से हमें चलना है, आप इसको पूरा कीजिए। मान लीजिए किसी बच्चे को टारगेट पूरा किया, मैं उसको कुछ पुरस्कार देना शुरू कर दूँ, तो यही वाली चीज़ें होती हैं, है ना। यहाँ पर भी वही चीज़ है। एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। जो लक्ष्य को पूरा नहीं करते उन्हें प्रमाण पत्र खरीदने पड़ते हैं या जुर्माना देना पड़ता है। उन्हें प्रमाण पत्र खरीदने पड़ते, खरीदना यानी कि पैसा खर्च करना पड़ेगा। खरीदेंगे किससे? जिसको हमने ये सर्टिफिकेट दिया है उससे वो खरीद सकते हैं। इससे क्या होता है, पैसा जिसने बचत किया है उसके पास में आता है, और जिसने बचत नहीं किया उसका और पैसा खर्चा होता है। 2012 से अब तक पीएटी ने कई चरणों में 136 बड़े ऊर्जा गहन उद्योग को शामिल किया है और सही काम भी किया है। सीसीटीएस क्या होता है? कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम 2023। सीसीटीएस 2023 पीएटी स्कीम पर आधारित है, लेकिन यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी पर केंद्रित है। इसे 2023 में कार्बन क्रेडिट बाजार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। यहाँ पर एक मैंने एमसीक्यू डाला हुआ है, पहले उस एमसीक्यू को मैं दिखा देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा धड़ाक से कि भाई क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों मैंने इस तरह के टॉपिक करवाए हैं। जरा देखिए कि कहाँ गया एमसीक्यू, ये रहा अपने पास एमसीक्यू। 7 नंबर सवाल देखिए क्या है, सीसीटीएस और पीएटी स्कीम में क्या अंतर है। पीएटी स्कीम ऊर्जा खपत पर केंद्रित है, अभी मैंने करवाया है। पीएटी के तहत परफॉर्म, अचीव एंड टारगेट जो ट्रेड जो था उसमें क्या था कि भाई ऊर्जा की खपत को कम करना था। सीसीटीएस किसको? तो उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है। कितना शानदार सवाल है ना। सीसीटीएस और पीएटी स्कीम में क्या अंतर है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। सीसीटीएस 2023 में शुरू किया गया है गुरु, पीएटी स्कीम 2012 में शुरू किया गया था। दोनों का लक्ष्य क्या है? उत्सर्जन को कम करने का दोनों का लक्ष्य रखा गया है कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। एक का रखा गया कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम हो, एक का रखा गया कि ऊर्जा का खपत ज़्यादा ना हो। उद्देश्य क्या था? यह स्कीम उत्सर्जन तीव्रता, मिशन इंटेंसिटी को कम करने के भारत के जलवायु लक्ष्यों को कम करने में मदद करती है। कैसे काम करता है? तो उत्सर्जन उद्योग में कमी लाने के लिए लक्ष्य दिए जाते हैं। अगर वो लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं तो उनको कार्बन क्रेडिट दे देते हैं, फिर से उनको प्रमाण पत्र दे देते हैं, भाई साहब आपने बहुत अच्छा काम किया, ये लो प्रमाण पत्र, ये लो भारत रत्न, रखो अपने पास में। कोई खरीदने आएगा जिसने लक्ष्य को पूरा नहीं किया है तो आप उससे पैसे लेकर के ये प्रमाण पत्र बेच सकते हो, यानी कि आपको अच्छा काम के लिए शाबाशी मिल गया और आपको पैसा भी मिल गया इस क्रेडिट को बेच करके, इस प्रमाण पत्र को बेच करके। यही पूरा सिस्टम कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम कहलाता है। कितना आसान था ये, इसको लेकर लोग कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम यूपीएससी पीटी में पूछा है उन्होंने कि हाल ही में चर्चा में रहा शब्द कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम क्या है। 2015-16 के आसपास पूछा था, अब तो 10 साल हो गए। पीएटी से अंतर, पीएटी ऊर्जा खपत पर केंद्रित है जबकि सीसीटीएस उत्सर्जन जैसे CO2 पर केंद्रित है। सीसीटीएस अत्यधिक महत्वाकांक्षी है, कार्बन क्रेडिट बाजार को बढ़ावा देती है, जो पीएटी का हिस्सा नहीं था। ये मैंने आपको समझा दिया है। समानताएं, दोनों स्कीम बाजार आधारित तंत्र पर भाई उन्हीं पर बाजार पर ही निर्भर करती हैं। पीएटी का फोकस ऊर्जा दक्षता पर है, सीसीटीएस का फोकस उत्सर्जन दक्षता पर है कि कौन कितना कम उत्सर्जित कर रहा है। ओके, क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक है सीनियर सिटीजन एबव 17 कैन नाउ गेट फ्री ट्रीटमेंट विथ आयुष्मान कार्ड। कुछ समय पहले ही
कुछ समय पहले ही भारत के प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ को लागू किया था कि जो 70 वर्ष से उम्र के कोई भी वृद्ध व्यक्ति होंगे उन सभी को आयुष्मान भारत कार्ड मिलेगा। नो मैटर अमीर हो गरीब हो जो भी होंगे सबको आयुष्मान भारत कार्ड के तहत में फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट दिया जाएगा। 5 लाख तक का है शायद फ्री। इसको ज़रा हम लोग डिटेल में देखेंगे। और ये दिल्ली में बांट रहे हैं, रेखा गुप्ता जी हैं और भी कई सारे लोग हैं और वो सब मिलके बांट रहे हैं। ठीक है, ज़रा देखिए क्या है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को लाभ प्राप्त होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 28 अप्रैल को 2025 को पुरी में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को पहला आयुष्मान कार्ड वितरित किया। इस योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक का 5 लाख तक का मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है उनका है। आयुष्मान भारत योजना के बारे में अभी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। 5 लाख तक का 70 वर्ष से आयु के कोई भी व्यक्ति होंगे उनको 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड के तहत में उनको हेल्थ का बेनिफिट मिल सकता है। योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है? आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। यह कवर सरकारी और निजी अस्पताल में इलाजों के लिए मान्य होता है। विशेष रूप से 70 वर्ष से अधिक आयु के 2 वरिष्ठ नागरिक वाले परिवार इस योजना के तहत लाभान्वित होते हैं। किसी भी परिवार में अगर 70 वर्ष से ज़्यादा उम्र के 2 वरिष्ठ नागरिक हैं तो आप उनको ये बेनिफिट प्रदान कर सकते हैं। इस योजना में कई महत्वपूर्ण विशेषताएं शामिल हैं। योजना के बारे में आपको डिटेल में अलग से पढ़ाऊंगा। और दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है। जरा देखिए क्या है यहाँ पर है कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना है क्या। डिटेल में हम लोग इसी को पढ़ेंगे। ऊपर वाला जो था वो केवल न्यूज़ था। कब से हुआ है तो देखिए योजना को पहले ही बनाया गया था, कल से अब लागू कर दिया गया। कल पहला कार्ड का वितरण कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को मोदी जी ने किया था। 2019 के इलेक्शन से पहले 23 सितंबर 2018 को उन्होंने किया था। 2019 में इलेक्शन होने वाला तो उससे पहले इन्होंने ऐलान किया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज स्कीम माना जाता है इसको। यह योजना देश के गरीब और कमजोर वर्ग को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इसे विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना माना जाता है क्योंकि इसके तहत 10 करोड़ परिवार और 50 करोड़ व्यक्तियों को कवर किया गया है। 10 करोड़ परिवार पर परिवार 5 व्यक्ति हमने माना है तो लगभग में 50 करोड़ उस समय में था। अब अगर हम सभी 70 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को शामिल कर देंगे तो इसकी संख्या माना जा रहा है कि 60 करोड़ से ज़्यादा पहुंच जाएगी। योजना का मुख्य विशेषताएं क्या है भाई? तो प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य का कवरेज प्रदान किया जाता है। सरकारी और निजी दोनों अस्पताल में आप जा सकते हैं आयुष्मान कार्ड लेकर के और वहाँ पर आपको इलाज मिल जाएगा। पेपरलेस होता है, अंगूठे से आपका सारा डिटेल उनके पास में आ जाता है। 70 वर्ष अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भी इस योजना का लाभ मिल रहा है। 2025 में नई पहल में इसको ऐड कर दिया गया है कि न केवल गरीब परिवारों को बल्कि 70 वर्ष उम्र के कोई भी व्यक्ति होंगे इलाज करवाने जाएंगे तो उनको 5 लाख रुपए तक का इलाज मिल सकता है। कवरेज में योजना में अस्पताल में भर्ती होने से पहले बाद के खर्च, दवाइयाँ, डायग्नोस्टिक टेस्ट, आपातकालीन उपचार सब चीज़ें शामिल होती हैं। पहले से मौजूद बीमारियों को में भी कवर उनको मिल जाता है। आयुष्मान कार्ड लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड जारी किया था जिसके जरिए वे सूचीबद्ध अस्पतालों मुफ्त इलाज प्राप्त कर पाते हैं। योजना का लक्ष्य था कि इस 10.74 करोड़ परिवारों को लक्ष्य करना, लेकिन वर्तमान में ये संख्या अगर पर पर्सन के हिसाब से देखेंगे तो 60 से 70 करोड़ के आसपास बनेगा। अब कितने वृद्ध व्यक्ति हैं देश में ये देखना पड़ेगा कि कितने वृद्ध व्यक्ति हैं देश में। ठीक है। पात्रता व चयन, इस योजना उन परिवारों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 के तहत पात्र हैं। NFSA एक्ट लाया गया था, फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया था, दुनिया का पहला खाद्य सुरक्षा अधिनियम था ये। इसके तहत जो पात्र लोग थे, गरीब लोग थे, उन्हीं लोगों को उन्हीं डेटा का उपयोग हमने किया। किसके लिए? तो आयुष्मान कार्ड वितरित करने के लिए किया था। पात्रता सामाजिक आर्थिक जनगणना, मतलब कि जो 2011 की जनगणना है उसके द्वारा ये तय किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, मेहनतकश परिवार, शहरी क्षेत्रों में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग शामिल होते हैं। अगर आप बहुत अच्छा जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं तो आप इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है LAC डिसएंगेजमेंट। ठीक है, देखिए समझिए इस चीज़ को क्या है।
अक्टूबर 2024 में 21 अक्टूबर को भारत और चीन की सेनाओं के बीच में डिसएंगेजमेंट होना शुरू हुआ। डिसएंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? इंगेजमेंट का मतलब होता है कि भाई वहाँ पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, सैन्य भाषा में कहा जाता है, ठीक है। और डिसएंगेजमेंट का मतलब है कि वहाँ से दोनों सेनाएं अपने अपने वापस क्षेत्रों में जा रही हैं, सीमा पर एक दूसरे के सामने बंदूक तान के नहीं खड़े हैं। ये होता है डिसएंगेजमेंट का मतलब। तो भारत सरकार और भारत और की सेना और चीन की सेना के बीच 2020 के मई महीने से ये इंगेजमेंट का इशू शुरू हो गया था, जिसमें लद्दाख में पश्चिमी लद्दाख के एरिया में वो चीन की सेना ने घुसपैठ किया था और हमारे लैंड पर आकर के बैठ गए थे। उस समय से ही तानातानी चल रहा था और धीरे धीरे बातचीत करते करते बहुत सारे राउंड की बातचीत के पश्चात से 21 अक्टूबर 2024 के पश्चात से डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ है। माना जा रहा है कि भारत और चीन जो है वो नॉर्मेसी की तरफ में बढ़ रहे हैं। भारत और चीन अपने संबंधों को नॉर्मल करने की तरफ में बढ़ रहे हैं। ट्रेड वॉर के पश्चात चीन और भारत के संबंध सुधर सकते हैं। हालांकि देखिए, अगर भारत अभी पाकिस्तान के साथ युद्ध में जाता है या कोई बड़ा एक्शन करता है तो चीन उस पर क्या फैसला लेता है ये भी देखने लायक होगा। लेकिन जहाँ तक लोग मान रहे हैं, एक्सपर्ट मान रहे हैं कि चीन इस बार चुप ही रहेगा, क्योंकि उसको ट्रेड वॉर में अमेरिका के खिलाफ भारत का साथ चाहिए और इसके लिए वो चुप रह सकता है। हालांकि पाकिस्तान उसका रणनीतिक साझेदार है, वो उसको भी नहीं छोड़ सकता इतनी आसानी से। बहुत सारे मिसाइल वगैरह दिए हैं उन्होंने पाकिस्तान को अभी लड़ने के लिए, लेकिन देखिए क्या होता है आगे, वो तो पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग LAC को समझेंगे। ये कदम तो आपको समझा ही दिया मैंने क्या है। कुछ हमें सकारात्मक संकेत मिले हैं, लेकिन चीन के सकारात्मक संकेतों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। पंचशील साइन हुआ, उसके ठीक 5 वर्षों के पश्चात से 1962 का युद्ध देखा गया था। तो एक बहुत ही बड़ा इशू रहता है, आप कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं IR में किसी भी देश को, ठीक है। देखिए जरा LAC क्या है। उसके अलावा कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी शुरू हो रही है। तिब्बत की भी यात्रा कर पाएंगे, तिब्बत के पवित्र जगहों का इस बार भारतीय यात्रा कर पाएंगे, ये भी इसमें बताया गया है। तो यानी कि ये सब पॉजिटिव हमें इंडिकेशंस मिल रहे हैं। LAC क्या है? तो वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच में एक अवधारणात्मक सीमा रेखा है। अवधारणा बनाया गया है सीमा रेखा का। इसका मतलब ये भी होता है कि अभी तक कोई सॉलिड हमने बाउंड्री नहीं बनाया है, विवाद होता है, दोनों सेनाएं यहाँ पर गश्त करती हैं, बफर जोन हमने बनाया हुआ है, लेकिन ये सॉलिड हमारे पास बाउंड्री नहीं मौजूद है। जिस प्रकार से भारत पाकिस्तान के बीच, भारत बांग्लादेश के बीच में एक सॉलिड बाउंड्री लाइन बना हुआ है, उस प्रकार से भारत चीन के बीच में नहीं है। LAC की अवधारणा 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद सामने आई है। इसका जो उल्लेख है वो सबसे पहले 1993 के शांति सद्भावना बनाए रखने के समझौते में किया गया था। लंबाई इसका भारत के अनुसार 3488 किलोमीटर है, चीन इसको केवल 2000 किलोमीटर लंबा मानता है। तो ये भी एक बड़ा विवाद है। LAC का क्षेत्र क्या है? पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी लद्दाख का क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र उत्तराखंड और हिमाचल में आता है, पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की जो बॉर्डर है उसको पूर्वी क्षेत्र कहा जाता है। तीनों अलग अलग समय पर आए हैं, लेकिन यह 1962 के युद्ध के बाद चीन के नियंत्रण में है। पश्चिमी लद्दाख का जो एरिया है और उत्तराखंड हिमाचल, ये दोनों देश के नक्शे पर साझा किए गए हैं और सही है ये। और पूर्वी जो है मैकमोहन रेखा 1914 के शिमला संधि निर्धारित के साथ, जिसे भारत मान्यता देता है, लेकिन चीन इसको खारिज करता है और अरुणाचल प्रदेश को भी कई बार अपना हिस्सा बता देता है। LAC संबंधित प्रमुख विवाद भी रहे हैं, अस्पष्टता रहा है, क्षेत्रीय दावे किए जाते हैं, हाल में टकराव भी देखा गया है और इस पर पेट्रोलिंग पॉइंट्स भी बनाए गए हैं जहां पर दोनों देश पेट्रोलिंग भी करते हैं। हाल की प्रगति ये है कि अब वर्तमान में डिसएंगेजमेंट की तरफ में दोनों देश बढ़ रहे हैं और डिसएंगेज अब धीरे धीरे करके हो जाएगा। चीन के साथ हमारे संबंध नॉर्मल रहेंगे तो हमारे लिए भी बेनिफिट रहेगा, उसके लिए भी ये सही ही रहेगा। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। रेगुलर पढ़िएगा, प्लीज़ रेगुलर पढ़िएगा और रेगुलर लिखिएगा भी, बहुत मदद मिलेगा आपको। ऊपर ऊपर मत पढ़िए, डीप में पढ़िए चीज़ों को, हर टॉपिक को पढ़िए। ओके, थैंक यू सो मच।